अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तैयार हैं रूस का दौरा करने के लिए। ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि गुज़श्ता 23 बरसों के बाद ये पहला पाकिस्तान के सरबराह का दौरा जो है वो होने जा रहा है रूस का। 1999 में जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने लास्ट ये दौरा किया था। उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल यानी कि 23 फरवरी को रशिया जा रहे हैं और वहाँ पर कई अहम उमूर जो हैं उन पर बातचीत की जाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसकी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है उसके ऊपर जो मुबस्सरीन है, आलमी उमूर के माहिरीन हैं, वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये टाइमिंग एक इस तरह की है जो पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल भी हो सकती है। कोई गलत इशारे भी जा सकते हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा जो है या कशीदगी जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान, वो बज़ाहिर अपनी उरूज पर हमें नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो लगता है ऐसा है कि रशिया तैयार है इन्वेड करने के लिए यूक्रेन में। कोशिशें की जा रही हैं इस तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताइज जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक रूसी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उनका ये कहना था कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक ऐसा वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को, उसके बाद डेमोक्रेसी समिट में जब उनको बुलाया जाता है तो उसके में नहीं जाया जाता, उस दावत को हम्बली कह लें, लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे मौके पर रशिया का दौरा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, और फिर साथ ये भी कहना कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बात कुछ समझ नहीं आती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो एक तरफ तो कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर रशिया जाना, उसके बाद अमेरिका के साथ जिस तरह से एब्सोल्युटली नॉट कहना या डेमोक्रेसी समिट में जाने से इनकार करना, उससे उनकी जो पॉलिसी है वो लगता है ऐसा है कि एक तासुर बनता है कि वो एक ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है जिसमें रशिया होगा, चाइना होगा, क्योंकि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना का दौरा किया है। वहाँ पर उन्होंने कई जो है उनके मुआहिदे हुए हैं पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। इस दौरे का मकसद वैसे तो यही है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों, मुख्तलिफ मुआहिदे जो हैं उनके ऊपर दस्तखत हों, लेकिन इसकी स्ट्रेटिजिक अहमियत कितनी है और ये जो वक्त है, ये जो टाइमिंग है इस दौरे की, वो कितनी अहमियत की हामिल है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा हमारा टॉपिक होगा जी मुल्की सियासत, पीडीएम और पीडीएम के रहनुमा जो हैं उनकी मुलाकातें जारी हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, और इस वक्त भी एक मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो साहब की, और कोशिश ये की जा रही है कि अपोजिशन को एक मरतबा फिर से इकट्ठा किया जाए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना मार्च जो है वो थोड़ा सा मौखर कर दे, क्योंकि अलग-अलग मार्च करेंगे तो एक तकसीम अपोजिशन का तासुर जाता है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के मार्च की हिमायत का भी ऐलान कर दिया गया और कहा है कि जीटी रोड से ये मार्च गुजरेगा और जहाँ जहाँ पर रुकेगा ये मार्च, वहाँ पर पीडीएम के कारकुनान इनका इस्तकबाल करेंगे। तीसरा हमारा आज का टॉपिक होगा गैलप सर्वे। इस गैलप सर्वे के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग पर मामूली सी बढ़तरी हासिल है, लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो उसमें नून लीग को वोटर्स ने अपनी पहली पसंद करार दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान शहजाद चौधरी, दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पीजे मीर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और फैज़ रहमान साहब तज्जियाकार हैं, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करेंगे। अमेरिका की इस सारी सूरत हाल में क्या स्टैंडिंग है और क्या कोशिशें हैं इस तनाज़े को रोकने की, या क्या सोच रहा है इस वक्त वाइट हाउस, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शहजाद साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, कितनी अहमियत का हामिल है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस? देखिए, इस दौरे के लिए पाकिस्तान बहुत देर से कोशिश कर रहा है। इस दौरे के लिए तो नहीं ख़ास तौर पर, लेकिन इस चीज़ पर कि पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात के अंदर एक बेहतरी आए, और वो तकरीबन उसी नहज पे पहुँचे जहाँ पर कि हम बाकी दोनों सुपर पावर्स यानी अमेरिका और चीन के साथ एक तल्लुक बनाए हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात की नौइयत का सबको इल्म है, पता है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते भी बोला कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अब कहाँ तक हैं, कितने हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन एक तारीख है जो कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात की एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान ने ये समझा कि चीन के साथ साथ अब रूस के साथ भी हमारे तल्लुकात के अंदर ज़्यादा इस्तेहकाम आना चाहिए। तो ये कोशिश तो काफ़ी अरसे से है। अब इस वक्त पे आ जाते हैं जिस टाइम पे ये हो रहा है दौरा, इससे क्या हासिल होने जा रहा है
या क्या स्ट्रेटेजिक ओपनिंग तो बहुत अच्छी है, यानी जाने का मतलब तो फायदे तो बहुत हो सकते हैं वहां जाने पे। हम शायद ब्लॉक से जो अमेरिका के साथ हमें नत्थी किया जाता था उससे भी नजर आया कि शायद हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन देखिए हमारी बुनियादी जो दो चीजें थी जिसके अंदर ये था कि हम कैंप पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आया कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स में का हिस्सा नहीं बनना चाहते, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे ना चाहते हुए भी दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम होती जा रही है। हमारा उस पर कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको अमेरिका और मगरब एक ब्लॉक बनता नजर आता है। नेटो जो कि बड़ी हद तक एक रूटीन फंक्शनिंग के अंदर था, अब उसमें फिर से एक हरकत पैदा हो गई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक अमल किया है यूक्रेन के साथ, उसका हम सबको पता है, जिसका हम बुनियाद बना के हम ये जिक्र कर रहे हैं। तो क्या चीन अपनी जगह छोड़ के पुतिन के साथ जाके ज्वाइन करके उस ब्लॉक की तश्कील करेगा? ये सवाल हमें आज अपने आप से पूछना है। देखिए याद रखिए कि चीन के वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन ने पिछले ही हफ्ते ये ऐलान किया कि चीन हरगिज रूस के ऐसे किसी अमल को सपोर्ट नहीं करेगा जिसमें कि यूक्रेन की जो सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी है उसको निशाना बनाया जाए। तो चीन का अपना ये रवैया है। तो पाकिस्तान में बैठे हुए जब हम तज्जिया करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि बावजूद इसके कि हमें रूस के साथ तल्लुकात के अंदर बेहतरी चाहिए, लेकिन वह ऐसे वक्त में चाहिए जब किसी को वो चुभे ना। क्या हमारी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट होगी इसको किसी और रंग में हमारे दोस्त ना सही, लेकिन वो जो लोग मुखासमत रखते हैं कोई ऐसे रंग में पेश कर सकते हैं दुनिया भर में जिसमें पता ये लगे खुदा न खास्ता कि अब पाकिस्तान जो है वो अब रूस के उसमें चला गया है। तो मेरा ख्याल है ये चीजें, ये सवालात हमारे ऊपर रहेंगे। हमें बहुत केयरफुली इसका नैरेटिव बिल्ड करना है, नैरेटिव पे लेके जाना है। और वो लोग जो कि समझते हैं कि चीन और रूस चूंकि अब एक ब्लॉक बन गया है, पाकिस्तान को अमेरिका से जान छुड़ाने के लिए उनके साथ नजर आना चाहिए, वो बुनियादी गलती कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इनंसिएट किया गया कि हम ये कभी नहीं करेंगे। तो शहजाद साहब जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे ना चाहते हुए भी दुनिया जो है हमें नजर आ रही है दो ब्लॉक्स में तकसीम होती हुई, तो पाकिस्तान को भी क्या ना चाहते हुए किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना ही पड़ेगा? चाहे वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा, किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। हमारी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स क्या हैं जो हम पिछले दहाइयों के अंदर गिनते हैं? एक ऐसी कॉल का आ जाना जिसमें कहा जाए कि आया आप हमारी तरफ हैं या हमारे साथ नहीं है, और हमारा उस चीज के ऊपर सबमिट कर जाना, यानी मान लेना कि हाँ नहीं हम आपके साथ हैं, या उसकी सजा भुगतने के लिए सोचना कि शायद अगर हमने कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं तो उसकी सजा क्या भुगती जा सकती है, और उसके लिए जो कि हम तैयार नहीं थे। तो बेहतर तौर पे सबक सीखते हुए ख्याल ये करना चाहिए कि जब अमेरिका पिछले हफ्ते आपको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर गिन चुका है, जब चीन पिछले हफ्ते ये कह चुका है कि वो रूस के किसी ऐसे मेजर को सपोर्ट नहीं करेगा जिसके अंदर कि यूक्रेन के अंदर एग्रेशन की जाए और उसकी इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को चैलेंज किया जाए, तो पाकिस्तान को भी याद रखिए पुतिन साहब तो 3-4 मरतबा पाकिस्तान का दौरा करना चाह रहे थे, हर मरतबा कुछ ना कुछ आड़े आया। तो क्या हम महीने 2 महीने के लिए इसको आगे नहीं ले जा सकते थे? अभी तक भी तो हमने ट्रैवल नहीं ना किया, मॉस्को तक ट्रैवल नहीं किया। तो सो आई थिंक टाइमिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन द एंड कि आया, और अल्लाह करे कि हमारी जो गुफ्तगू है, हमारा जो नैरेटिव है जो कि आने वाले दिनों में और दौरे के कॉन्टेक्स्ट में वो ऐसा हो कि जो कि एक गलत मैसेज दुनिया को ना जाए। ये याद रखें हमारे मफादात, मुआशी मफादात मगरब के साथ और मगरबी दुनिया के साथ बहुत स्ट्रांगली इंटरमिंगल्ड है, नत्थी हैं, और हम उससे एकदम से छोड़ नहीं सकते उन चीज़ों को। सही। पीजे मीर साहब, कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा है रूस? और जैसे कि शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि एक आध महीने के लिए अगर आगे पीछे हो जाता ये दौरा तो इसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतरी होती है, या इसी वक्त में ये समझा गया कि जी बहुत ज़रूरी है इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, जब कशीदगी इतनी उरूज पर है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, कि इसी वक्त में ये दौरा किया जाए? देखें, आई एग्री विद शहजाद साहब, अगर ये महीना 2 महीने रुक जाते आपको यूक्रेन की पिक्चर क्लियर और ज़्यादा क्लियर हो जाती, हालांकि क्लियर हो गई है। पर्टिकुलरली जो बाइडेन ने स्पीच की थी और एक बहुत सीरियस थ्रेट
उसने इसको प्यूटिन को दे दी थी। एंड अगेन क्रेडिट टू प्यूटिन, जिसने एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि वी डोंट वांट वॉर, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जो अंडर करंट्स हैं वो चल रहे हैं। और ये यूक्रेन का आज का नहीं है, काफ़ी देर का ये सिलसिला उभर रहा था। और इवेंचुअली इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं रशिया की, गोइंग बैक इनटू द यूनियन, ये अभी दैट रिमेन्स टू बी सीन। सो अमेरिका ने पहले अपना कार्ड खेला है और वहाँ उसको डिफ्यूज़ किया सिचुएशन। अब बात आती है हमारी। देखो, हम जब जाएंगे, हमारे अभी रिलेशंस रशिया से बनेंगे। हमारा पहला मीडिया ग्रुप रशिया गया था अभी कोई मेरे ख्याल 2 साल पहले, फर्स्ट मीडिया पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप। और जो कि हमारा इंटरेक्शन वहाँ से हुआ है, वो तो इतने हमारे वो उनकी मिसपरसेप्शन थी हमारे मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक, इट वाज अनबिलीवेबल बिकॉज दे वर ऑल इंडियन फेड मिसपरसेप्शंस। हमने जाके उनको क्लैरिफाई किया, मॉस्को में किया, सेंट पीटर्सबर्ग में किया, और जाके इनकी जो मेन तंजीमें थी इनके साथ बातचीत की और ख्यालात का एक्सचेंज किया। प्राइम मिनिस्टर गए हैं, इनको एक ओपन डोर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी रखनी है। अपने अंडे एक में नहीं डालने, आपने ब्रिजेस यहां भी बिल्ड करने हैं। डोंट फॉरगेट, जब सोवियत था वी डिडंट हैव वेरी गुड रिलेशंस विद देम। रशिया, वी नीड टू बिल्ड अप रिलेशंस। चाइना, हम कहते हैं हमारा वो हायर देन द हायर एंड लोअर देन द लोअर, वेरी गुड rhetoric, but at the end of the day there is no such thing as friendships and there is no free lunch. आपने इंटरेस्ट को देखना है। चाइना का क्या इंटरेस्ट है? 79 से 89, रिमेंबर, रशिया ने, सोवियट्स ने पूरी कोशिश कर दी इधर आने की। ठीक है, हमने एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी, लेकिन वार्म वाटर्स पे नहीं आने दिया। चाइना ने 9 mm एक बुलेट फायर नहीं की, गवादर पे आके बैठ गया। दिस इज व्हाट यू कॉल डिप्लोमेसी, दिस इज व्हाट यू कॉल हाउ यू नो एंगेज योर इंटरनेशनल पार्टनर्स। अब हमने देखना है इन सब चीजों के अंदर आपका यहां क्या इंटरेस्ट है। जिस तरह शहजाद साहब ने बात की, आपके जो रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ बड़े तकड़े हैं। आप ओवरनाइट उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ओके गुड बाय अमेरिका एंड हेलो चाइना एंड हेलो रशिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, ब्लॉक्स बन गए हैं, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, बट दीज फ्रैक्चर्स वी शुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिएटर एंड प्ले बिटवीन, आप कह लो बिटवीन द एक्सेस। डोंट टिल्ट ऑन वन साइड, बिकॉज इफ यू टिल्ट, हम उस पोजीशन में नहीं है, बार्गेनिंग पोजीशन में, वेयर वी कैन ट्राई एंड डिक्टेट समबडी। सो हमारा एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, जो कि कॉरिडोर इसको सूट करता है, रशिया को भी सूट करता है, चाइना को भी सूट करता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी सूट करता है। और ऑन द अदर हैंड, आपका जो हॉक उधर अमेरिकन बैठा है, उसको सूट ये नहीं करता कि दे डोंट वांट somebody to have access to the warm waters, which again creates a tilt as far as global politics is concerned. So वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, ये अपना इंटरेस्ट देखेंगे। पाकिस्तान has to see their own interest. I think more or less a role of a Swiss, जिस तरह स्विट्जरलैंड ने प्ले किया है, I think we should be playing the role of an Asian Switzerland, and that is the only way out. अगर आप टिल्ट करते हो, it's not going to work in anybody's favor. बिल्कुल, और वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि हम तो एक ब्रिज बनना चाहते हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तनाज़ुर को हल करने के लिए। और एक और बड़ी अहम बात की कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हल नहीं है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बात किया जो रशियन टीवी के साथ किया, और इससे पहले भी कई मरतबा हमने उनको ये बात करते हुए सुना है। फैज़ रहमान साहब, अमरीका की स्टैंडिंग इस सारी सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन के मामले पर क्या है, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा रूस, इसको वहाँ पर किस तरह से देखा जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, दौरे होते हैं दुनिया में, एक दूसरे के लोग आते जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं और होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं और दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें ये कुछ बात समझ में नहीं आती और लगता ये है कि इस पूरी पिक्चर के साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस पिक्चर। जैसे कि अभी हमारे दोस्त पीजे साहब ने फरमाया, शहजाद चौधरी साहब ने फरमाया कि और आपने भी इसकी तौसीक़ की कि पाकिस्तान एक ब्रिज बनना चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए ब्रिज बनने के लिए आपको बहुत तवाना कंधे चाहिए जिस पर जो है वो ब्रिज खड़ा हो सके। क्या पाकिस्तान के ये हालात हैं कि हम इस किस्म की पोजीशंस ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अच्छा, फिर अगर आप जाएं उस बैकग्राउंड की तरफ, देखिए पूरा इस पूरी सिचुएशन, जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं, और मैं भी उसमें शामिल हूँ इस विज़िट की प्राइम मिनिस्टर की, ट्विटर पे और मुख्तलिफ जगहों पर, उसकी कुछ मखसूस वजूहात हैं। लेकिन पहली वजह यह है कि पाकिस्तान की एक रिपुटेशन है वेस्ट में
स्पेशली आप देखिए जब तालिबान वहाँ फातेह होकर पहुँचे अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी विक्ट्री क्लेम की और वेस्ट ने उसको एक डबल गेम के तौर पर जाना कि हमारे साथ डबल गेम किया है पाकिस्तान ने। एक तो हमसे वो लेते थे इमदाद वगैरह सारी और सपोर्ट उनको करते थे, क्योंकि हमने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बहुत ही ओवर्टली इस बात का इजहार किया कि ये हमारी अपनी फतेह है। हमारे वुज़रा, हमारे सुफरा, हमारे सियासतदानों ने ये बात की। तो ये एक बैकग्राउंड है। अच्छा, फिर दूसरी बात, खुद प्राइम मिनिस्टर की जो शख्सियत है वो उसका भी एक, उसके बारे में भी कुछ गलत या सही मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक परसेप्शन है, उनका एक इमेज है। हालांकि वो एक जब सियासत में आए थे तो एक वेस्टर्नाइज्ड एक शख्स के तौर पर पहचाने जाते थे, लेकिन ओवर द इयर्स उन्होंने अपना ये जामा तब्दील किया है और अब उनको एक एंटी वेस्ट पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है। और उसकी वजह उनके अपने बयानात हैं, उनके अपने एक्शंस हैं, उनके अपने दौरे हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्कों पर किए हैं और जो कहीं हैं वहाँ बातें जाके। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने जो इसमें जो इंडिया के हवाले से, चाइना के हवाले से जो भी बातें हो रही हैं, तो वेस्ट में आपका एक इमेज है। अब इस वक्त अगर आप, जबकि ये वाज़े तौर पर देखिए, कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये पहला लम्हा है तारीख़ का कि इस वक्त वेस्ट और अगेन जो फॉर्मर कम्युनिस्ट ब्लॉक वो एक दूसरी तरफ होकर खड़ा हो गया है और ऑफ कोर्स इज लेड बाय रशिया। एक बात याद रखिए, जो पुतिन साहब ने जो तकरीर की अपनी, उससे सब दुनिया को अंदाज़ा हो गया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूक्रेन। ये वो उनको जो वो तकलीफ़ है वो बहैसियत एक फॉर्मर KGB ऑफिशियल के, उनको सोवियत यूनियन के टूटने की और रशिया की जो लीडरशिप थी उसको खो जाने का गम है। और उसमें पाकिस्तान का आपको मालूम है कि बहुत बड़ा किरदार रहा है, जो कि राइटफुली हम क्लेम किया और हम क्लेम करते हैं। तो आपके ख्याल में आप जाकर ये सिलसिला जुम्बानी शुरू कर रहे हैं पुतिन के साथ और आप नाराज़ कर रहे हैं अपने वेस्टर्न अलाइज को, जो कि अभी भी आपके साथ, ठीक है नाराज़ हैं लेकिन अभी भी उन्होंने कोई क़तई ताल्लुक़ नहीं किया आपके साथ। अगर आप इस मौके पर ये जाके, तो पुतिन साहब वो विड्रॉल अफगानिस्तान से नहीं भूले हैं। वो जो सर्द जंग के बाद जो सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान का रोल था वो भी हरगिज़ नहीं भूलेंगे। और जैसा कि अगेन हमारे दोस्त ने फरमाया कि जब ये मीडिया ग्रुप वहाँ गया तो उन्हें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान का जो इमेज है वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें 2-4 दिनों में जा नहीं सकती। तो ऐसे मौके पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका इतना एक सेंसिटिव इशू पर इतना एक डिसाइसिव एक्शन लेना और इसकी ऑप्टिक्स दुनिया के सामने इस तरह से पेश करना मेरी समझ से बालातर है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के हक़ में जिन लोगों ने ये फैसला किया है, दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो। एटलीस्ट उनको मालूम वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई मीनिंगफुल और इंतहाई इम्पैक्टफुल दौरा होगा प्राइम मिनिस्टर का। और मुझे दूसरा जो ख़तरा है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि हमारे पास वो चिट्ठी से पढ़ने वाला मामला बड़ा तूल पकड़ गया है ना, हम अपनी बेइज्जती हैं कुछ लिखे हुए वर्ड को पढ़ने की। अगर खुदा ना खास्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा कि इससे पहले भी कर चुके हैं, अपनी फिलबदी कलमात में कोई ऐसी बात कह दी या उनको प्रेशर में लाके कोई ऐसी बातें कहलवा दी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए ये बुरा होगा। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ, शहजाद चौधरी साहब ने एक बात की थी कैंप्स की। देखिए सर्द जंग में कैंप्स की फॉल्ट लाइंस थी, बिल्कुल वाज़े थी। आज वो कैंप्स बनना इसलिए बहुत मुश्किल है कि जो उसमें जो उनके जो सरखेल हैं या सुरखेल हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, इनकी आपस में जो इतनी, इट्स ए ग्लोबल विलेज। चाइना इस वक्त अमेरिका से $650 बिलियन सालाना की तिजारत करता है, $650 बिलियन विद ए बी। तो उन दोनों के इंटरेस्ट अमेरिका और चाइना के इतने ज्यादा हैं और यही वजह है कि चाइना ने इसको अभी अपनी प्रॉपर पोजीशन नहीं ली। इंडिया ने, हालांकि रशिया से इतना करीब है, उन्होंने अमेरिका की नाराज़गी मोल ली, उनसे मिसाइल खरीदने में उनको बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स का बिजनेस देते हैं, लेकिन इंडिया ने भी आप देखें अभी कोई पोजीशन नहीं ली है। लेकिन उनकी पोजीशन है कि वो एक डिफरेंट गेम का हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक गलत मौका है
गलत मौका है। वाज़ेह सही महसूस गलत ऐसे होता है फैज रहमान साहब के दुनिया के तमाम ममालिक ख़ास तौर पर जो मुतासिर हो सकते हैं इस तनाज़े के नतीजे में, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए, उसके बाद वो अपना जो है नेक्स्ट स्टेप या जो भी उन्होंने करना है वो दुनिया के सामने रखें। शहजाद चौधरी साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान थोड़ी जल्दी कर रहा है फिर पिक्चर क्लियर होने से पहले ही, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि इस टाइमिंग की वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमें नजर आती है, आज गए वज़ीर आज़म, कल गए, वो जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनके क्रेडिट पर कुछ आ जाए? देखिए, क्रेडिट का तो मुझे मालूम नहीं है। वो एक हम आम जुबान में मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। उल्टा गले पड़ सकता है इस किस्म का दौरा जो होता है, खासतौर पे अगर आपको कुछ मिले ना वहां से। देखिए, पुतिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर उलझे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, तो वो क्या आपके साथ बैठ के किस किस्म की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप के ऊपर सोच विचार करेंगे, उनके ऊपर उनका पास कितना वक्त होगा इन चीज़ों के लिए। तो मेरा ख्याल में तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बेशक उनका कोई अंडरलिंक कोई एक आधा MOU साइन कर देगा हमारे वज़ीर आज़म साहब के लिए। दूसरी बात, अगर हमारे मुल्क में हालात इतने सियासी तौर पर दिगरगू हैं जिस तरह आपने जिक्र किया, तो ये वक्त तो मुल्क में रहने का है, मुल्क से जाने का नहीं है, ताकि आप अपनी सियासी पोजीशन को, सियासी सिचुएशन को बेहतर तौर पर संभाल सकें। तो ये चीज़ें हैं जो कि नज़र आती हैं। अलबत्ता देखिए, एक चीज़ की तवक्को की जानी चाहिए कि अब अगर हो ही रहा है और ये बदलेगा नहीं, और हो सकता है जो भी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जा रहे हैं, इसी तरह का एक बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान को, चाहे ओवर्ट ना से कोवर्ट ही एक चीज़ हो सकता है कि चल रही हो, जहां हम अमेरिका को ये क्लैरिफाई कर रहे हो कि इसकी वजह क्या है इस तरह की चीज़ के करने की, या कर चुके हों, हम ऑलरेडी बता चुके हो कि इसका मतलब कुछ ज़्यादा मत लीजिएगा, ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी अरसे से प्लान्स में थी और जिसको अभी ये वक्त हो रहा है। लेकिन देखिए, पुतिन बहुत स्मार्ट एक स्टेट्समैन है। ये वो इस मौके से, आज अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने उनको विजिट किया है, उसकी तस्वीर देखिए। अब अज़रबैजान जाके या पाकिस्तान जाके वहां पर यूक्रेन के मामले में रूस को क्या बता सकता है? जिस तरह कहा गया कि हमारे कंधे उतने मजबूत नहीं हैं कि हम ये वजन उठा सकें, तो हम तो अपने घर में इतने कमजोर हैं कि हम अपने तौर पे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम उसको कोई स्पिन भी देंगे आने के बाद और कहेंगे कि हमने, हमारे कहने की वजह से जंग रुक गई, या हमने पुतिन को ये समझाया कि आप देखिए जंग में ना जाइए, कि जरूर कहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया उस पर कोई बहुत ज्यादा, तो जैसा मैंने कहा, बुनियादी तौर पर होगा क्या, क्योंकि हमारे यहाँ नैरेटिव्स कोऑर्डिनेटेड और एक इंटेग्रिटी और रब्त के साथ नहीं डेवलप किए जाते, तो होगा क्या कि वही वाली बात कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, वो 12 आने हम किसको पे करेंगे, वो तकरीबन हमें अब अंदाजा है कि हमें कहाँ 12 आने देने पड़ेंगे। सही। पीजे मीर साहब, आप फैज़ रहमान और शहजाद चौधरी साहब की बात भी सुन रहे थे। फैज़ रहमान ने आप एक बात की कि जिस वक्त अमेरिका निकल के गया अफगानिस्तान से, और जिस तरह से यहाँ से नारे लगाए गए कि ये सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी जीत है, तो एक तरह से अमेरिका में इसको डबल गेम के तौर पर लिया गया। ऐसी सिचुएशन में अब जब रूस का दौरा करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म, और वहाँ पर चाहे वक्त लगे लेकिन ताल्लुकात जो हैं मज़ीद बढ़ते हैं, मज़ीद मुस्तहकम होते हुए नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त जो इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स का सामना है, IMF का मामला ले लीजिए, FATF का मामला ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान को जाना पड़ता है या ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर तो चैलेंजेस का सामना फिर मज़ीद नहीं हो जाएगा पाकिस्तान को? क्या समझते हैं, क्या क्या चैलेंजेस मज़ीद हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ना चाहते हुए भी इस ब्लॉक की तरफ हो जाता है? तो देखिए, जब हम कहते हैं ना कि जीत है, कोई जीत नहीं है, किसी की जीत नहीं है, बल्कि ये मैं कहूँगा ये एक नेशनल और इंटरनेशनल डिफीट है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, क्योंकि हमने आवाम को देखना है, उनकी जुंटा को नहीं देखना है। ये इलेक्टेड लोग नहीं है इस वक्त जो बैठे हुए हैं, और यही अमेरिका शोर कर रहा है। हमारा अपना प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है रशिया के साथ। आपने इनके साथ स्टील मिल्क के साथ जो हाथ किया है, इनसाइडर में आपको बता सकता हूं कि पुतिन वाज नॉट वेरी हैप्पी। आपको शौकत अजीज साहब खुद बता देंगे। उसने अपने मूड्स भी दिखा दिए थे एक प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट के ऊपर। आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अमेरिका डजंट ट्रस्ट यू,
वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका, आपके ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आपका ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आपका ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। आप एक ऐसे ककून में फंसे हुए हैं जहां आपने अपनी इंटरनल जो आपकी जो पॉलिसीज हैं इसको स्टेबलाइज करो। आप अभी चले गए, चलो अच्छी बात है चले गए, लेकिन डोंट फॉरगेट हम जाएंगे बाहर, आपकी हमारी गवर्नमेंट के जो इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके पीछे पूरी ऑपोजिशन लगी हुई है कि भाई इनको निकाल देंगे। वो भी तो स्टडी कर रहे हैं ना यार, आपको वो भी तो देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, नो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा। उन्होंने भी तो उसी तरीके से एक डिप्लोमेटिक तरीके से आपको जवाब देना है, कोई कंसोलिडेटेड जवाब नहीं आएगा, कोई सॉलिड जवाब नहीं आएगा, बिकॉज दे ऑल्सो गेज the situation which is already prevalent in Pakistan. So इस चीज को मैं समझता हूं अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज या कर लेते और फिर आप जहां मर्जी चले जाओ, मैं समझता हूं then you get a much more solid response and perhaps even more MOUs. लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं बड़ी एक आप कह लो एक फ्रेजाइल सिचुएशन है ऑल अराउंड, क्योंकि आपने, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हमारे कई पॉलिटिकल पंडित्स बैठे हैं, यू कैन नॉट ब्रेक अवे with the United States of America, although हमारी इनसे इस मैरिज के अंदर सेपरेशन भी हुई है लेकिन डिवोर्स नहीं हुई, हमारी डिवोर्स नहीं हो सकती इनके साथ। लेकिन जिस तरह के बयानात हमें नजर आते हैं पीजे मीर साहब, जिस तरह के बयानात हमें नजर आते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, लगता है ऐसी है कि बड़ी जल्दी डिवोर्स हो जाएगी, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट। फिर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है रशियन टीवी को, उसमें उन्होंने ये वाजे किया है कि जिस वक्त अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है वो हमें साथ मिला लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती, हम मुश्किल में होते हैं तो हमें बीच में छोड़ दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे फैज़ रहमान साहब भी कह रहे थे कि डिप्लोमेसी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और आपने भी ये बात की कि चाइना ने किस तरह से एक गोली नहीं चलाई और आकर वो गवादर में इस वक्त बैठा हुआ है, अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेसिकली डिप्लोमेसी जिस तरह से चलाई जा रही है, जिस तरह से दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है, ये तरीकाकार या ये बयानात का इस तरह से आना, ये ठीक नहीं है? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सब प्राइम मिनिस्टर्स ने ये दबे लफ्ज़ों में यही कहा है, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर ने खुल के बात की है बिल्कुल, और यही है उसने की है हिलरी क्लिंटन ने एक कांग्रेचुनल हेयरिंग के आगे हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको भी बाहर फेंक दिया। बिल्कुल अमेरिका ने आपको इस्तेमाल किया, लेकिन हम भी तो मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं ना। 71 में हाँ जी 7वां बेड़ा आ रहा है, और यार वो कभी नहीं कोई आपके लिए लड़ेगा, ना चाइना लड़ेगा, ना रशिया लड़ेगा, ना अमेरिका लड़ेगा, कोई नहीं लड़ता। वो इवैक्यूएशन के लिए आई थी 7th फ्लीट, वो अपने बंदे उठा के ले गई है बिकॉज वो नजदीक थी, वहां हम बड़े उम्मीद पे बैठे हुए थे। एक तो हम मिसपरसेप्शन अपने अंदर खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। यहां आपने एक जो परसेप्शन क्रिएट करना है वो एक पॉजिटिविटी का करना है, और ये नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज करते जाएं। आप पे क्रिटिसिज्म की है ना, जब जॉन कैरी इधर आया था गवर्नर हाउस में, क्या कहा था उसने, और तुम हमसे पैसे भी ले लेते हो, हमें गालियां भी देते हो, अगर तुम ये करना है तो हम तुम्हें नहीं देते पैसे। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपको जो पैसा मिलता है आप उसको मिसअप्रोप्रिएट कर देते हो, आप उसको खा जाते हो, और फिर कहते हो कि अमेरिका हमारे लिए करता नहीं है। अमेरिका करता है, वी डोंट डिस्पर्स इट प्रॉपर्ली। यही आपकी प्रॉब्लम डिफिट के साथ रही है, जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, वो आपको खुला पैसा दे रहा था, मिलियंस दे रहा था, यहां पता ही नहीं लग रहा था पैसा कहां गया। अब क्या है, डिस्पर्शन सारी जो डिस्बर्समेंट है वो डिफिट खुद कर रहा है। अच्छा, यूएसएड वो आपको यहां पैसे दे रहा था, आपने उड़ाना शुरू कर दिया, अब क्या हो रहा है, वो खुद डिस्बर्समेंट करे। हमने अपनी करप्शन को तो पहले ठीक करना है ना यार। और आप कहते हैं कि जी हमें देते नहीं है, बिल्कुल सही कहते हैं, हमें क्यों नहीं देते। 80% जो ये देते हैं एड, उनमें वो 80% तो उनकी तनख्वाह में चला जाता है, जो कि इंटरनेशनल ये बाहर अमेरिका और यूरोप के अंदर तनख्वाह लेते हैं, ये तो वहां चला जाता है। तो एड क्या आएगी आपके पास, जो एड खुली आ रही थी आप उसको मिसअप्रोप्रिएट करें। तो मैं समझता हूं आप सबसे पहले मिसट्रस्ट को ठीक करो, मिसट्रस्ट को ठीक करने के बाद आप एक कमांडिंग पोजीशन में आओ। ये प्राइम मिनिस्टर ठीक है, अच्छी बात है, ये करप्शन खत्म करने पे लगा, आई बैक हिम, बट ही शुड नॉट बी टारगेटिंग पीपल कि नहीं जी इसके। Let the organizations, whether it is the courts, whether it is accountability bureau, let them get on with it. Prime Minister साहब, आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम करो and get on with it, because आपके पास 1.5 साल है and people will ask you ठीक है, ठीक है पीजे मीर साहब। फैज रहमान साहब, एक जो माहिरीन है वो तबसरा ये भी करते हैं कि एक तरफ तो हमें नजर आता है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात
में ऊंच नीच हमें नजर आती रहती है, या अभी जिस तरह से ये दौरा कर जा रहे हैं वज़ीर आज़म रशिया का, तो ये कहा जाता है कि हम ये चाहते हैं कि बाकी मुल्क, सिर्फ अमेरिका के साथ या चाइना के साथ नहीं बल्कि बाकी मुल्कों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो हमारे कायम हो। शायद इसीलिए एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। यूक्रेन की नायब वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तानी सफ़ीर ने मुलाकात की और वहाँ पर उन्हें हिमायत का यकीन दिलाया कि उनकी जो मुल्क की सलामती है और ख़ुद मुख्तारी है यूक्रेन की, उसकी वो हिमायत करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी बढ़ने चाहिए पाकिस्तान के? इसको इस तनाजुर में भी अमेरिका को देखना चाहिए कि सिर्फ अमेरिका या चाइना या कोई एक कंट्री नहीं या कोई एक ब्लॉक नहीं बल्कि बाकी मुल्कों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान चाहता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। जी आयशा, देखिए पहले तो एक जो अभी जिक्र हुआ डिवोर्स का कि अमेरिका और पाकिस्तान की डिवोर्स हो रही है, या कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम वो वहाँ से अपना क़िबला चेंज कर लें। देखिए ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका तो डिवोर्स नहीं दे रहा, प्राइम मिनिस्टर खुला लेना चाह रहे हैं। इनका इस पे इसरार है कि जी आप हमें हमारा पीछा छोड़ें, हम दूसरों की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए क्लिशे है डिप्लोमेसी का, आप सब जानते हैं कि कौमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ या कोई भी पॉलिसीज़ अपनी कौमी मफादात की बुनियाद पर बनाती हैं, अपने इंटरेस्ट की। अच्छा, उसमें कौमी मफादात के साथ साथ आप ये भी इजाफा कर लीजिए कि उस मौके पर जो हेल्म्स पे जो होते हैं, जो सुदूर वज़राए आज़म वगैरह, वो अपने ज़ाती मफादात, अपने सियासी मफादात को भी मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसीज, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें 100% परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपने ये पॉलिसी बनाई है कि ठीक है हम आज जाकर वहाँ पर वो करना चाहते हैं, फिर आपने एक बैलेंसिंग एक्ट का जिक्र किया, मैंने एक्चुअली उस पर ट्वीट किया था। वो तो एक हमारे जो सफ़ीर साहब ने वहाँ जो मुलाकात की डेप्टी फॉरेन से गालिबन यूक्रेन में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम यूक्रेन की सॉवरेंटी और उसको उसकी इंटेग्रिटी का पास रखते हैं और हम अर्ज करते हैं कि सब उसका ख्याल रखें। तो ये बैलेंसिंग नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये बड़ा अनबैलेंसिंग एक्ट था और मैं इसे प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सैबोटाज समझता हूँ। डू यू थिंक कि आप ये बयान दे रहे हैं और जाके क्रेमलिन में बैठेंगे और ये बयान जब वहाँ से नज़रों से गुजर चुका होगा तो इट विल बी रिसीव्ड well in Kremlin while he's having all those meetings? Not really. तो again ये खुद मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं, वेस्ट को आप मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं हम एक अपने आप को रीअलाइनमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, हम अपने मफादात को देखेंगे। आप जरूर अपने मफादात देखें, लेकिन आप ये भी देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो 51 मिलियन वैक्सीन आपको मिली है। अमेरिका ने जो सबसे बड़ा सही ठीक है। माजरत के साथ फैज रहमान साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है इस सेगमेंट का। शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें बात करनी है गैलप सर्वे से मुतालिक। इस सर्वे के मुताबिक कौन सी सियासी जमात आगे है, ये सर्वे होते कैसे हैं और इस सर्वे ये जो सर्वे हैं इनका आवाम की जो राय आमा है उसके ऊपर क्या असर होता है, किस तरह से ओपिनियन मेकिंग करते हैं आवाम की। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं गैलप के नए सर्वे से मुतालिक। एक नया सर्वे गैलप पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है जिसके मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून पर मामूली बरतरी हासिल है। लेकिन अगर अब जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले उनकी बात की जाए तो उसके लिए 23% वोटर्स ने नून लीग को अपनी पहली पसंद करार दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20% के साथ दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10% वोटर्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। अब ये सर्वेज जो तैयार किए जाते हैं इनका तरीक़ाकार क्या होता है, क्या ये आवाम की मजमूई सोच की अक्कासी करते हैं या नहीं, क्योंकि ये सर्वेज के लिए चंद मखसूस लोग जो हैं उनका इंतखाब किया जाता है। जैसे कि इस सर्वे के लिए 5000 लोगों की राय वो ली गई और उसकी बेस पर इस सर्वे को तरतीब दिया गया है। तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है और अगर सियासी जमातों के लिहाज से देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये कि इन सर्वेस को तरतीब देने का तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए ये जो सर्वे अब ये दुनिया भर में एक साइंस की हैसियत इख्तियार कर, यानी ये एक ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप
हैं कि ये ऐसी चीज़ है तो कभी नहीं होगी। ये अगर प्रॉपर तरीके के साथ किया जाए, जो एक सिस्टम है, तो उसमें इनके बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। जिस तरह आप मौसम को प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि 3 दिन के बाद बारिश होगी या 1 हफ्ते के बाद बारिश होगी, ये अब दुनिया में एक बहुत डेवलप्ड साइंस है। तो इसी तरह पब्लिक ओपिनियन पोल्स का जो निज़ाम है, ये भी एक साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर ये ठीक तरीके से किया जाए, इसके चंद डूज और डोंट्स हैं। तो अगर आप इसको जायज़ा लेना हो कि सवाल क्या पूछा गया है, सैंपल कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। अच्छे से मुराद ये है क्या वो रैंडम सैंपल लिया गया है या वो अपनी पसंद के लोगों को मुंतखब करके उनसे सवाल पूछा गया है। तो अच्छे सैंपल का मतलब उसे रैंडम होना चाहिए, उसे पूरी आपके मुल्क की आबादी का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। यानी जितनी औरतें पूरे मुल्क में हैं उतने ही सैंपल में होनी चाहिए, जितने उसमें पढ़े लिखे लोग पूरे मुल्क में हैं उतने ही पढ़े लिखे लोग आपके सैंपल में होने चाहिए। तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अगर हो, सही सवाल पूछा जाए और तादाद अच्छी हो, यानी पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 3000 का सैंपल बहुत अच्छा सैंपल है और 5000 का अगर सैंपल है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक साइंस है, लेकिन इस साइंस को जज करने का लोगों के पास एक चंद बुनियादी मालूमात होनी चाहिए, जो मैंने आपकी खिदमत पे चंद बातें अर्ज की हैं। तो ये बहुत एक्यूरेट है, दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और सियासी जमातें भी अपने पोलस्टर रखती हैं, वो भी अपने अपने पोल करती रहती हैं। ज़ाहिर है उसको पब्लिसाइज नहीं करती ताकि उन्हें पता चलता रहे कि पब्लिक ओपिनियन उनके हक में या उनके खिलाफ कितनी है। और डेफिनेटली इन सर्विस के ऊपर भी उनकी नज़र रहती होगी। लेकिन सर, जिस तरह से आपने कहा कि अब ये साइंस बन चुकी है और सैंपल के ज़रिए जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी आवाम जो है उसकी सोच क्या है। लेकिन सर, क्या ये आवाम की मजमूई सोच की अक्कासी करता है इस तरह के सर्विस, अगर सिर्फ चंद हज़ार लोगों की बात कर ली जाए तो? जी, अगर ये सैंपल ठीक से मुंतखब किया गया हो और उसका एक तरीका है साइंसी अंदाज में कि वो कैसे मुंतखब होता है, एक रैंडम सैंपल कैसे बनाया जाता है, अगर वो उसी साइंसी बुनियाद पे जो इसके दिए गए गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक बनाया जाए, तो फिर ये बिल्कुल पूरे मुल्क की अक्कासी करता है। जैसे एक बिल्कुल आम सी एक देहाती मिसाल ये है कि आप देख के अंदर जो पकाने वाला है वो चंद दाने चावल के निकाल के चख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि चावल तैयार है, उनके अंदर नमक पूरा है और वो खाने के काबिल है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि 5000 का सैंपल बाजार तो लगता है बहुत थोड़ा है 22 करोड़ के आबादी में, लेकिन हकीकतन अगर वो अच्छे तरीके से सैंपल मुंतखब किया हुआ है तो वो बिल्कुल अक्कासी करेगा और आपको सही सही बताएगा। और कई कई गलतियां भी हो जाती हैं क्योंकि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और कुछ हालात बदल जाते हैं, लेकिन बिलअमूम ये आपकी नेशनल जो पॉपुलेशन के सोच की अक्कासी कर रहा होता है। और सर, इसका फैसला कौन करेगा या इसको कौन देखेगा कि ये जो सैंपल लिया गया है, डूज एंड डोंट्स जो हैं किसी भी सर्वे के, उनको मद्देनज़र रखा गया है या नहीं, या जिन गलतियों की आप बात कर रहे हैं ये गलतियां कितना ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं इस सर्वे के अंदर? क्योंकि ये सर्विस जो हैं इनकी बुनियाद पर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या दुनिया भर में किसी की भी बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं अपना बयानिया भी बनाती हैं, इसकी बेस पर अपने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना भी बनाती हैं। आवाम को ये कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि देखें ये सर्वे के मुताबिक कौन सी जमात आगे है, किसकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं और किस पर तनकीद करनी चाहिए। इसका फैसला कौन करेगा कि सैंपल ठीक था या नहीं था? देखिए, इसका फैसला जो सर्वे जिनके लिए अवाम को फैसला करना चाहिए और उनको 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। मसलन ये कि उनको ये इंसिस्ट करना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने लोगों से जो सवाल पूछा है एग्जैक्टली वो क्या है, क्योंकि अगर सवाल की इबारत बदल दी जाए तो उसका जवाब भी बदल जाता है। तो हर सर्वे करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि उसने किस ज़बान में सवाल किया था और वो एग्जैक्टली सवाल क्या था। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि वो ये बताए कि उसका जो सैंपल था उसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल से मुराद ये है कि उसमें ये बताए कि उसमें ख़वातीन कितनी हैं, उसमें मर्द कितने हैं, उसमें पढ़े लिखे कितने हैं, उसमें गैर पढ़े लिखे कितने हैं, उसमें जो हमारी इनकम के मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं
यानी ज़्यादा इनकम वाले लोग कितने हैं, दरमियान इनकम वाले कितने हैं, कम आमदनी वाले कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं और गैर पढ़े लिखे कितने हैं। ये सारों की जब परसेंटेजेस आ जाएंगी तो उसे आप कंपेयर करेंगे अपने मुल्क की आबादी की परसेंटेज से। मिसाल के तौर पर हमारी जो ख़वातीन है वो 49% है हमारे मुल्क की आबादी की। तो अगर आपका सैंपल के अंदर भी वो 49% है तो इसका मतलब है ये जेंडर के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। आपकी आबादी के अंदर पढ़े लिखे लोगों का तनासब जो है वो 53% है। तो अगर आपके इस सैंपल के अंदर भी तनासब 53% है तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। और अगर ये उससे मुख्तलिफ है तो जितना वो मुख्तलिफ होगा उसी निस्बत से वो अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। तो ये चंद बातें हैं 8-10 बड़ी बड़ी जो इसको देखने के बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये जो सर्वे है ये किस क्वालिटी का सर्वे है और इस कितना रिप्रेजेंटेटिव होगा ये पब्लिक ओपिनियन का। सही। और सर आप क्या समझते हैं कि ये सर्वेस के नताइज जो होते हैं क्या ये आवाम की ओपिनियन मेकिंग में भी किरदार अदा करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत किरदार अदा करते हैं। बल्कि इंतखाबात के करीब जब आप होते हैं, जब पब्लिक ओपिनियन बड़ी वॉलेटाइल होती है, क्योंकि कुछ लोग तो तय किए होते हैं कि कुछ भी हो जाए उन्होंने एक पार्टी को मुंतखब किया होता है कि उन्होंने उसी को वोट देना है। बिल्कुल। वो लॉयल वोटर्स होते हैं, दोनों हर पार्टी में होते हैं। लेकिन एक तादाद ऐसी होती है जो फैसला कुन होती है, लेकिन वो फैसला करते हैं हालात को देख के, और वो जिसे कहते हैं फेंस सिटर्स होते हैं, यानी वो दीवार पे बैठे होते हैं, हालात को देख के वो इधर कूद जाएंगे या उधर कूद जाएंगे। तो कोई भी अपने आप को हारने वाले से अलाइन नहीं करना चाहता। सही। तो अच्छा जीतने सर, वाले तो वो फैसला उन पे असरअंदाज होता है सर्वे का, वो किधर वोट देंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब आपकी नज़र से ये तमाम सर्वेस डेफिनेटली गुजरते होंगे, आपको क्या लगता है इन सर्वेस को ख़ास तौर पर देखते हुए कि अवाम का सेंटिमेंट जो है राइट नाउ इस सूरत हाल में, जब पाकिस्तान को डिफरेंट फ्रंट्स पर काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम पिस रही है महंगाई में, इफेक्टिव है डायरेक्टली हुकूमती पॉलिसियों की, अवामी सेंटिमेंट किसके साथ आपको नज़र आता है, किस सियासी कुव्वत के साथ नज़र आता है? अच्छा देखिए, ये एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उससे जो पहले 2-1 महीने होते हैं, बल्कि आखिरी 1 महीना होता है, वो बात बहुत फैसला कुन होता है कि उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसलिए हालात बदल सकते हैं। लेकिन अगर आज के मैं हालात को गेज करने की कोशिश करूं और इन पोल्स के नतीजे की रोशनी में देखने की कोशिश करूं तो ये बात तो वाज़े नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी थी और उसकी जो फॉलोइंग थी वो काफ़ी कम हो गई है। कम हुई है, यानी इतनी कम तो नहीं हुई कि वो फैसला कुन हो कि आज वो हार जाएंगे अगर इलेक्शन हो, लेकिन वो अपनी उस पॉपुलैरिटी जिस पे वो 2018 में खड़े हुए थे उसके मुकाबले में नीचे आए हैं। और PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉपुलैरिटी है वो 2018 के मुकाबले में बढ़ी है। यानी ये दोनों, और ये सिर्फ सर्वे से नहीं है, ये देखिए जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे उसको भी देख लें, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के उसको देख लें, कुछ बाई इलेक्शंस को देख लें, तो इन सब को मिला के अगर आप देखेंगे तो नतीजा नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कम हुई है और PMLN की ज़्यादा हुई है। लेकिन इस वक्त वो तकरीबन बराबर हैं, नेक एंड नेक, 2-4% ऊपर है नीचे का फ़र्क है, लेकिन वो यकीनन फ़र्क पड़ा है, बड़ा अप्रिशिएबल फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। अच्छा सर, आपने जो बात की उससे मैं ये अखज़ कर रही हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, यानी कि अभी जितना वक्त इस हुकूमत के पास पड़ा है, अगर ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है, 5 साल पूरे करती है, तो इनके पास इतना वक्त है कि ये डेवलपमेंट करके या कोई ऐसे इक़दामात करके जो आवाम की फेवर में हो, आवाम का वोट अपनी तरफ कर सकती है। इतना वक्त बाकी है अभी इनके पास, क्योंकि इनके सियासी मुखालिफिन तो कहते हैं कि अब बाकी जितना साल सवा साल रह गया इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि कोई एक डेवलपमेंट आपके वोटों को स्विंग कर देती है। आप देखिए जब 2013 के इलेक्शन थे तो उसमें जो लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस थी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। उसने बहुत स्विंग किया, सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में, फिर पूरे मुल्क में, क्योंकि उस डेवलपमेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया गया था कि ये एक बड़ी एक नई इनोवेटिव चीज़ है। इसी तरह 2018 में
बहुत कोशिश थी कि ऑरेंज ट्रेन शुरू हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश दूसरी तरफ से भी थी कि शुरू ना हो। अगर वो शुरू हो जाती 2018 से पहले तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतायज का फैसला शायद कोई मुख्तलिफ होता। तो इसलिए बहुत मौके हैं अभी पीटीआई के पास अगले 1.5 साल में अपने परफॉर्मेंस दिखाने के और उसके नतीजे में पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने। सर आपको क्या लगता है ऐसे कौन से 2-3 खास तौर पर इश्यूज हैं जिनके ऊपर अगर ये हुकूमत काम कर ले, डिलीवर कर दे, आवाम की सुन ले, खास तौर पर 3-4 इश्यूज को लेकर, तो आवाम का वोट हुकूमत की तरफ हो सकता है? ऐसे कौन से 2-3 इश्यूज आपको लगता है? देखिए, एक तो मैं जो चीज देख रहा हूं वो है सेहत कार्ड। अब सेहत कार्ड का जो कार्ड है वो बहुत इफेक्टिव है। वो अगर वाकई ठीक से चल पड़ा, अगर उसने 2-3 वाकयात पिछले चंद दिनों में आए हैं जिससे उनकी रेपुटेशन खराब भी हो सकती है कि अगर लोगों का एक्सपीरियंस ये हुआ कि हम गए और हमें इलाज नहीं मिला, हम गए और हॉस्पिटल रिफ्यूज कर दिया, तो उससे शोहरत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाकई ठीक से चला तो ये बड़ा गेम चेंजर होगा। देखिए ना, लोगों को, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी नहीं होता कि लोग जाएं और उनको हॉस्पिटल्स के अंदर मुफ्त इलाज मिल जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। और अगर ये कामयाब हो गया पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में भी किसी हद तक कामयाब पहले है, लेकिन अगर पंजाब में हो गया तो ये बहुत फ़र्क डालेगा पीटीआई के हक में, और उसके खिलाफ भी जा सकता है अगर ये ठीक से ना चला। और दूसरा, नौजवानों के लिए एक कामयाब जवान प्रोग्राम है जी, इसमें भी वो करते रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। अगर ये वाकई लोगों को पता चला कि ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो रहा है और इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल वो नहीं है, विक्टिमाइजेशन या अपने लोगों को नवाजने की कोशिश नहीं है, और वाकई लोगों को कर्जे मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत मेरे ख्याल में एक चेंज होगी। क्योंकि हमारे मुल्क में जो वोटर्स की तादाद है इस वक्त सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है, 45% के करीब, और वो बिल्कुल गेम चेंजर है। सही, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिल्डा साथ मौजूद थे, और हुकूमत के पास अब भी काफ़ी वक्त मौजूद है। अहमद बिलाल साहब ये कहते हैं कि अगर चंद इश्यूज़ के ऊपर काम कर लिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है, ख़ास तौर पर सेहत कार्ड और कामयाब जवान प्रोग्राम जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुल्क के अंदर है, उनके लिए काम किया जाता है, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है इस हुकूमत के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।